लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईवीएफ और सरोगेसी लोग मानते हैं एक ही चीज़ है कि आईवीएफ भी वही है, सरोगेसी भी वही है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आईवीएफ में आपका खुद का गर्भ है, सरोगेसी में आपका गर्भ नहीं है। आप पिछले हफ्ते की बात है, मैं पेरिफेरी ऑफ हरियाणा में थी। एक 22 साल की लड़की मेरे पास रिपोर्ट लेकर आई और उसने आते ही मेरे पास रख के बोला मुझे सरोगेसी करवानी है। इवन मेरे को भी शॉक लगा इस बात पे। मैंने उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट खोला, एब्सेंट यूट्रस, मतलब उसके अंदर बच्चेदानी था ही नहीं, उसके अंदर एग्स हैं, हस्बैंड को सब पता है। अब वो अपने बड़े सिस्टर में अपना एम्ब्रियो रखवाना चाहते थे। तो ऐसे पेशेंट्स को सरोगेसी की ज़रूरत पड़ती है जब आपका यूट्रस नहीं हो या उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स हो कि वो कंसीव नहीं कर सकते, या इतना ट्रीटमेंट ले चुके हो कि अब फाइनल कंक्लूजन बन गया है कि कंसीव नहीं कर सकते, तब हम अलाउ करते हैं कि उनका बना हुआ एम्ब्रियो हम किसी और के अंदर रखें जो उनके लिए कैरी करेगा। बट इट्स अ कम्प्लीटली लीगल प्रोसीजर। ये एक बहुत सख्त, बहुत लीगली बाउंड प्रोसीजर है जिसमें बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, लेकिन सरोगेसी और आईवीएफ एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। पर एक और सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए सरोगेट मदर है, तो क्या जो ट्रेट्स होते हैं, मतलब तो वो उनके आएंगे या फिर जो मम्मी पापा जिनका जो एम्ब्रियो और बना है पापा उनके के आएंगे? नो डाउट, नो विदाउट एनी डाउट, ओके। मतलब कई सारे लोगों का को बच्चे में कुछ भी नहीं आता। ओके, शी इज ओनली अ कैरियर, वो सिर्फ बेबी लेके चलती है, उसका बच्चे में कुछ भी नहीं आता। और जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है डिलीवरी के बाद, वो भी पेरेंट्स के नाम पे ही मिलता है। एंड ये इतना लीगल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इतना रेगुलेट किया है अंडर एआरटी रेगुलेशन कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है, सरोगेसी की परमिशन आती है, सरोगेट की परमिशन आती है। ऐसा जो मूवीज में दिखाते हैं सरोगेट भाग जाती है, ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब वो बहुत लीगली इंडिकेटेड केस होते हैं सारे इंडिया में। ठीक है, तो पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है, उसके बाद ही एक सरोगेट मदर होती है। बहुत टाइटली डॉक्यूमेंटेड है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम स्पर्म काउंट होने पर क्या आईवीएफ ही एकमात्र विकल्प है या इसे प्राकृतिक तरीके से भी सुधारा जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो ये पता करना है स्पर्म काउंट कम क्यों है। अब स्पर्म काउंट कम होने के बहुत रीजंस हैं। पहला रीज़न जो इडियोपैथिक है, मतलब उसका कोई रीज़न ही नहीं है, बचपन से ही स्पर्म कम है हमारा। सेकेंड इज हमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो बचपन में, या कोई सर्जरी हुई हो, जैसे लोगों को हर्निया हो जाता है, या फिर एक टेस्टिस कभी नीचे आ जाती है। थर्ड रीज़न जेनेटिक्स, कि आपको कोई जेनेटिक जीन इशू है। फोर्थ रीज़न है स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ विद स्ट्रेस, जहाँ पे स्पर्म काउंट कम होता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हो तो हम स्पर्म काउंट बेटर कर सकते हैं। अच्छा। अब स्पेशली मेन जो स्मोक करते हैं, आई हैव सीन सिर्फ स्पर्म काउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पर्म में बहुत सारे अदर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उसकी मोटिलिटी, कितनी कैपेसिटी से स्पर्म हिलता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, स्पर्म कैसा दिखता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेबी करने के लिए। अब नॉर्मल, अगर आपको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी करनी है तो आपका स्पर्म काउंट 20 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। नॉर्मली कहते हैं ना 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, सो आपका जो स्पर्म काउंट है वो 20 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। अगर आप स्पर्म काउंट अपना किसी भी लाइफस्टाइल या चीज़ से ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आपका स्पर्म काउंट 10 से 20 मिलियन के बीच में है, तो आपको IUI की ज़रूरत है। और अगर आपका स्पर्म काउंट 10 मिलियन से कम है तो आपको IVF की ज़रूरत है। ओके, सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज एक्चुअली क्यों होता है कि अगर काउंट ही कम है तो क्वालिटी भी कम है, एंड उससे हमारा बेबी अच्छा नहीं बनता। अच्छा। और ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे नेचुरली इंक्रीज करने के उसमें ट्राई करते करते स्पर्म काउंट और डिक्रीज होता जाता है। सो एक राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करना है कि वो इंक्रीज हो पाएगा या नहीं। जेनेटिक कॉज में शायद ना हो पाए एंड स्मोकिंग के केस में शायद हो पाए, तो वो एक अवेयरनेस होना कि उस पॉइंट से वो इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा, और या फिर इतना डिक्रीज़ ना हो जाए कि आगे मैं IUI से भी और नीचे स्लैब पे IVF पे जाऊँ या IVF पे भी ना जा पाऊँ, उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है उसको। अगर इफ इन केस, जैसे मेरे दिमाग में भी सवाल आया कि IUI से भी नहीं हुआ, IVF से भी नहीं हो रहा और ज़्यादा कम है स्पर्म काउंट, इन दैट सिचुएशन सो अगर आपका स्पर्म काउंट 2 मिलियन से कम है लेकिन स्पर्म काउंट है, मतलब स्पर्म जिंदा है, हिल रहे हैं, तो आपको ICSI की ज़रूरत है। ICSI एक IVF से हायर वर्जन होता है जिसमें एक बड़ी सी मशीन होती है, ICSI माइक्रो मैनिपुलेटर।
उसमें एक नीडल पे हम स्पर्म लेते हैं, एक जो हिल रहा होता है, और एक नीडल पे एग लेते हैं फीमेल का, और मैनुअली एग के अंदर स्पर्म को डालते हैं। ओके सो इसमें जब स्पर्म काउंट बहुत कम होता है तब ये यूज़ करते हैं। कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनका स्पर्म ज़ीरो होता है, अज़ूस्पर्मिया, और वो सबसे परेशान पेशेंट्स हैं, क्योंकि आदमी को तो लगता है भाई मेरा स्पर्म काउंट कम है, मेरी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, एंड दे आर डाइंग इन गिल्ट। मतलब ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना हस्बैंड की, क्योंकि उसका मोरल, उसकी सब कुछ इतना डाउन होता है कि इतना मुश्किल हो जाता है इसको समझाना कि भाई हम आपका बच्चा भी कर सकते हैं। इसलिए आई थिंक पब्लिक में ये पहुंचाना कि अगर आपका स्पर्म काउंट ज़ीरो है तो आपका जेनेटिक बेबी हो सकता है, घर पे मत बैठो, फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलो। अगर आपका स्पर्म काउंट ज़ीरो है, हम आपके कुछ हार्मोन टेस्ट कराते हैं, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन। अगर आपका FSH और LH ठीक है, सो हम आपकी टेस्टीज़ में एक नीडल डालते हैं और कुछ स्पर्म्स एस्पिरेट करते हैं, ओके और फिर वो लैब में देखते हैं, अगर वो जिंदा स्पर्म्स हैं तो हम उनसे IVF कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ICSI प्लस टीसा बोलते हैं, यानी टीसा मतलब टेस्टिकुलर एपिडाइडिमल स्पर्म एक्सट्रैक्शन। अगर आपका FSH LH हार्मोन बहुत हाई है, उस केस में भी हम टेसी करते हैं, जिसमें 50 से 60% चांस होता है कि स्पर्म निकल सकता है। इसलिए घर मत बैठो, अगर इशू है प्लीज़ अपने IVF डॉक्टर से मिलो। स्पर्म काउंट ज़ीरो में भी आपका बच्चा हो सकता है। मतलब अगर ज़ीरो भी स्पर्म काउंट है तो डू नॉट वरी, उसमें भी या अगर आप सही डॉक्टर के पास जाएं तो आपका बच्चा हो पॉसिबल सकता है।